साल के आखिर में जब मैंने अपने अकाउंट में सिर्फ $1 देखा तो मैं कुछ देर तक उन नंबर्स को बस घूरता रह गया। ना गुस्सा आया, ना दुख हुआ, ना ही अंदर कोई हलचल हुई। पिछले 3 सालों से मैं ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी में ऐसे काम कर रहा था जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर किसी ने मुझे मशीन बना दिया हो। दिन हो या रात बस फंगजो पंगजो फंगजो। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, पूरी कंपनी की जान बच। उसका हर मॉड्यूल, हर स्ट्रक्चर, हर लाइन ऑफ कोड मैंने अकेले बैठकर बनाई थी। ऐसा लगता था जैसे वो सिस्टम मेरा अपना बच्चा हो जिसे मैंने अपनी मेहनत और नींद कुर्बान करके खड़ा किया था। लेकिन अब उसी बच्चे पर कंपनी के टॉप बॉस छांग ली और प्रेसिडेंट जाओ हाओयू जैसे लोग बैठे थे जो सिर्फ उसका खून चूसना जानते थे। उस रात मैंने कंपनी का ओए सिस्टम खोला। स्क्रीन की लाइट रेजिग्नेशन बटन पर आकर रुक गई। उसकी ठंडी चमक मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने बिना एक सेकंड सोचे सबमिट पर क्लिक कर दिया। रीजन में सिर्फ 4 शब्द लिखे, पर्सनल रीजन। उसके बाद मैंने कंप्यूटर बंद किया और अपना पुराना डबल शोल्डर बैग उठाया जो 3 साल की धूल और ओवरटाइम से अपनी असली रंगत खो चुका था। पूरे टेक्निकल डिपार्टमेंट में सन्नाटा था। रात के 3 बजे थे और हमेशा की तरह मैं ऑफिस बिल्डिंग से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई भटकती हुई आत्मा हो। ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो अचानक एहसास हुआ कि सर्दी सच में कितनी खतरनाक होती है। अगली सुबह ठीक 9 बजे मैं टाइम पर कंपनी पहुंच गया और सीधा झांग ली के ऑफिस में चला गया। वो आराम से हैंडमेड कॉफी पीते हुए फोन चला रहा था। मुझे देखते ही उसने बिना सिर उठाए पूछा, लिंगजो, कल रात वाला इमरजेंसी बग फिक्स हो गया ना? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बस शांत आवाज में कहा, मिस्टर जांग, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उसने पहली बार फोन नीचे रखा और हल्का सा हंसते हुए बोला, इतना टेम्पर क्यों दिखा रहे हो? क्या ईयर एंड बोनस कम लगा? $1 थोड़ा कम जरूर है, लेकिन यंग पीपल को दूर की सोचनी चाहिए। कंपनी अभी क्रिटिकल स्टेज में है, सबको मिलकर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुमने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, मैं और मिस्टर झाओ सब देखते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी गलत किया? उसकी बात सुनते ही मेरी नजर उसकी रिस्ट पर चमकती हुई एक्सपेंसिव वॉच पर गई। वो वही वॉच थी जो उसने पिछले महीने खुद को गिफ्ट की थी जब मैंने लगातार 15 रातें जागकर कंपनी को $10 मिलियन का प्रोजेक्ट जिताया था। और मुझे रिवॉर्ड में क्या मिला था? सिर्फ $500 वाला एम्प्लॉय रेड एनवेल। मैंने धीरे से कहा, मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। जांग ली कुर्सी पर पीछे झुक गया और बोला, ठीक है, अगर इतने टायर्ड हो तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो, शांत होकर सोचो और फिर वापस आ जाना। लेकिन लिंगजो, खुद को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो। ये प्रोजेक्ट, ये कंपनी तुम अकेले नहीं चला रहे। बाहर 985 और 211 यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स लाइन लगाकर खड़े हैं यहाँ काम करने के लिए। उसकी बातें सुनकर भी मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। मैं सीधा एचआर डिपार्टमेंट गया। एचआर वाली लड़की मुझे देखकर थोड़ी शॉक थी क्योंकि जांग ली का पहले ही कॉल आ चुका था। उसने फेक प्रोफेशनल स्माइल के साथ सारे रेजिग्नेशन पेपर्स मेरे सामने रख दिए। मैं चुपचाप हर प्रोसीजर फॉलो करता रहा। जब रिज्यूम सबमिट करने की बारी आई तो मैंने उसमें सिर्फ फंगजो सिस्टम का बेसिक ऑपरेशन गाइड लिखा, लेकिन उसकी असली कोर स्ट्रक्चर, 3 लेयर रनवे लॉजिक और वो हिडन एंटी-लीक एल्गोरिदम्स जो मैंने खुद डेवलप किए थे, उनका एक शब्द तक मेंशन नहीं किया। सिस्टम के अंदर लगाए गए टाइमर्स, सिक्योरिटी गेट्स और हिडन लॉक्स का भी कोई जिक्र नहीं था। वो सब मेरी अपनी मेहनत थी और सच कहूं तो वो लोग उसके लायक ही नहीं थे। सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा सामान उठाया और उस बिल्डिंग से बाहर निकल आया। मैंने आखिरी बार सिर उठाकर उस ऊंची ग्लास वॉल बिल्डिंग को देखा। बाकी लोगों को वो मॉडर्न ऑफिस लगती होगी, लेकिन मेरी नजरों में वो एक ऐसी कब्र थी जो बहुत जल्द टूटकर गिरने वाली थी। उसके बाद मैं सीधे शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचा। मैंने एजेंट के सामने अपनी पॉकेट से डॉक्यूमेंट्स निकाले और शांत आवाज में कहा, मुझे बस जल्दी डील चाहिए, लोकेशन अच्छी है, प्राइस कम करना पड़े तो भी चलेगा। एजेंट ने हैरानी से पूछा, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को इतने कम प्राइस में क्यों बेच रहे हो? थोड़ा वेट कर लीजिए, बेटर बायर मिल जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कहा, मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि अब मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। 3 दिन बाद आखिरकार वो घर भी बिक गया। इतनी बड़ी रकम मेरे अकाउंट में आई जितनी मैंने पूरी जिंदगी सैलरी में भी नहीं देखी थी। पैसे आते ही मैंने बिना देर किए न्यूजीलैंड की 1 वे टिकट बुक कर ली। एक हफ्ते बाद मैं एयरपोर्ट के वीआईपी वेटिंग रूम में अकेला बैठा था। मेरे फोन पर सिर्फ एक मैसेज आया, मेरे इकलौते भरोसेमंद कोलेग और दोस्त वंग यांग का। उसने वी चैट पर लिखा, भाई तेरी बिल्ली का खाना मैं डाल दूंगा, तू टेंशन मत ले। उस मैसेज को पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। मैंने सिर्फ एक छोटा सा रिप्लाई भेजा और फिर अपना फोन बंद कर दिया। तभी प्लेन का भारी हॉर्न गूंजा और एयरक्राफ्ट धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ने लगा। विंडो के बाहर पूरा शहर छोटा होता जा रहा था। वो बिल्डिंग्स, वो रोड्स, वो ऑफिस, सब धीरे धीरे धुंधली लाइट्स में बदल गए। मैंने आंखें बंद करके धीरे से कहा, गुड बाय मेरी यूथ, गुड बाय मेरे वो 3 साल जो मैंने अपनी जान लगाकर बर्बाद कर दिए। आज के बाद लिंग जो मर चुका है, अब जो बचेगा वो एक बिल्कुल नया इंसान होगा। कई घंटों बाद प्लेन आखिरकार क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में लैंड हुआ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियों की हवा ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हरी घास, झील की नमी और ठंडी फ्रेश हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे पिछले 3 सालों से जमा हुआ जहरीला धुआं एक ही पल में मेरे फेफड़ों से बाहर निकल गया हो। उस पल पहली बार मुझे लगा मैं
सच में आजाद हूँ। मैंने वकाती झील के किनारे एक छोटा सा वुडन हाउस रेंट पर लिया। घर के सामने ब्लू लेक थी और पीछे बर्फ से ढके माउंटेन्स। सुबह उठकर फिशिंग करना, झील के किनारे दौड़ना, शाम को ग्रास पर बैठकर सनसेट देखना, ये सब मेरे लिए किसी ड्रीम लाइफ से कम नहीं था। हर दिन के साथ मुझे लगने लगा कि मैं फिर से जिंदा हो रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी में केओस शुरू हो चुका था। 5वें दिन मेरे फॉरेन नंबर पर वांग यांग का वॉइस मैसेज आया। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कहा, लिंगजो, तूने जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस सर्वर छोड़ा था वो अचानक ओवरनाइट बंद हो गया। कल सीआरएम सिस्टम के कई टर्मिनल्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे। मैंने शांत आवाज में कहा, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। मैं आसानी से इमेजिन कर सकता था कि वांग यांग अब भी फोन पकड़कर अपने बाल नोच रहा होगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये सब सुनकर अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। कंपनी का असली नाइटमेयर अब शुरू हुआ था। जो छोटे छोटे बग्स मैं जाते वक्त सिस्टम में छोड़ आया था वो बारिश के बाद निकलने वाले कीड़ों की तरह एक एक करके सामने आने लगे। मेरे बिना पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट अंधेरे में भटक रहा था। डिपार्टमेंट मीटिंग में जांगली गुस्से से चिल्ला रहा था, एक लिंगजो चला गया तो तुम सब निकम्मे हो गए। एक छोटा बग तक फिक्स नहीं कर सकते। कंपनी तुम्हें सैलरी किस बात की देती है? उसने मेरी कोड फाइल्स को पैकेज करके एक फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी को भेजा ताकि वो लोग सिस्टम संभाल सकें। लेकिन फॉरेन टीम ने सिर्फ 2 दिन स्टडी करने के बाद साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, सिस्टम का कंप्लीट आर्किटेक्चर और बॉटम लेवल लॉजिक मिसिंग है। इस हालत में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर फोर्सफुली मॉडिफाई किया तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ये सुनते ही जांगली के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि असली डिजास्टर अभी बाकी था। कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट, एक लिस्टेड कंपनी का कोर डेटा इंटरफेस अचानक टूट गया। उनका पूरा बिजनेस आधे दिन तक बंद पड़ा रहा, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। क्लाइंट का सीटीओ इतना फ्यूरियस हो गया कि उसने सीधे प्रेसिडेंट जाओ हाओयू को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की धमकी दे दी और फ्यूचर को ऑपरेशन खत्म करने की बात कह दी। और वही कॉन्ट्रैक्ट इस साल कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट सोर्स था। अब जांगली सच में पैनिक कर चुका था। उसने तुरंत प्रेसिडेंट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। उसी दिन पहली बार मेरे पास उसका कॉल आया। मैं झील के किनारे बैठा था जब मेरे फोन स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश हुआ। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए कॉल काट दिया और नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। 1 सेकंड बाद दूसरा अननोन नंबर आया। मैंने उसे भी कट करके ब्लॉक कर दिया। ऐसा करते करते 10 से ज्यादा कॉल्स आए और आखिरकार फोन शांत हो गया। उधर कंपनी में जांगली बुरी तरह बौखला चुका था। वो जाओ हाओयू के सामने ऑलमोस्ट रोते हुए बोल रहा था, मिस्टर जाओ, ये सब लिन शाओगांग का किया हुआ है। उसने जाते वक्त सिस्टम में हिडन ट्रैप्स छोड़े हैं। वो रिवेंज लेना चाहता था। लेकिन जाओ हाओयू का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। कहते हैं उसने ऑफिस में इतना जोर से चिल्लाया कि पूरा फ्लोर सुन सकता था। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, टैलेंट मार्केट जाओ, नई आर्किटेक्चर टीम हायर करो, सैलरी 3 गुना कर दो, लेकिन सिस्टम तुरंत ठीक होना चाहिए। लेकिन मुझे ये सुनकर सिर्फ हंसी आई। 3 गुना सैलरी? जो हाओयू हमेशा की तरह अब भी यही सोच रहा था कि दुनिया की हर प्रॉब्लम सिर्फ पैसों से सॉल्व हो सकती है। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि कुछ चीजें मनी से नहीं, सिर्फ इंसान की लॉयल्टी और रिस्पेक्ट से मिलती हैं। ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी में हर इंसान को हमेशा रिप्लेसेबल समझा जाता था। उनका मानना था कि पैसा फेंको और किसी भी एम्प्लॉय की जगह नया इंसान आ जाएगा। लेकिन इस बार जाओ हाओयू गलत था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मनी से कभी नहीं खरीदा जा सकता। जैसे वो पूरा सिस्टम जिसमें मेरे 3 साल की जिंदगी, मेरी मेहनत, मेरी स्लीपलेस नाइट्स और मेरा दिमाग बंद था। फंगजो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, वो मेरा बनाया हुआ किंगडम था और उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास थी। मैंने खिड़की के बाहर शांत नीली झील की तरफ देखा और हल्का सा हंस पड़ा। मैं धीरे से बुदबुदाया, स्टॉर्म अब शुरू होगा और मैं हजारों मील दूर बैठकर इस आग का मजा लूंगा। न्यूजीलैंड में 8वां दिन था। सुबह का आसमान साफ था और हल्की धूप झील पर चमक रही थी। मैं स्वेटर पहनकर रोज की तरह लेक के किनारे रनिंग कर रहा था। फ्रेश हवा मेरे लंग्स में भर रही थी और हर सांस के साथ मुझे लग रहा था जैसे मैं फिर से इंसान बन रहा हूँ। तभी अचानक मेरी पॉकेट में रखा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। एक कॉल नहीं, पूरी की पूरी बारिश। मैंने कदम रोके और फोन निकाला। स्क्रीन पर चाइना के अननोन फॉरेन नंबर्स फ्लड की तरह आते जा रहे थे। एक कॉल कटता नहीं कि दूसरा तुरंत आ जाता। उसी समय वीचैट फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सप्लोड होने लगी। दर्जनों नहीं, सैकड़ों नोटिफिकेशंस। हर वेरिफिकेशन मैसेज लगभग सेम था। लिंगजो प्लीज फोन उठाओ, लिंगोंग हेल्प करो, कंपनी खत्म हो जाएगी। मास्टर लिंग, मैं मिस्टर जाओ का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, प्लीज कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं बिना एक्सप्रेशन के स्क्रीन स्क्रॉल करता रहा। फिर अचानक वंग यांग का एक मैसेज सामने आया। उसकी आवाज जैसे रोने के करीब थी। उसने लिखा, ब्रदर जो, सिस्टम पूरी तरह लॉक हो गया है। मेरे होंठों पर धीरे धीरे स्माइल फैल गई, क्योंकि ये सब एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने प्लान किया था। फंगजो का हाईएस्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट मैंने खुद डिजाइन किया था। सिस्टम के कोर डेटा को चोरी या मलिशियस टैंपरिंग से बचाने के लिए हर क्वार्टर सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक्ड स्टेट में चला जाता था। उसे एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ मेरी बायोमेट्रिक फार्मास्यूटिकल स्कैन और एक 128 लेयर डायनामिक प्राइवेट की वेरिफिकेशन की जरूरत होती थी। ये सिक्योरिटी लेवल मैंने मिलिट्री कॉन्फिडेंशियल स्टैंडर्ड्स देखकर बनाया था। और सबसे खास बात, इस सीक्रेट के बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने फोन वापस पॉकेट में रखा और आराम से दौड़ता रहा। लेकिन मेरे दिमाग में ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर्स का पूरा सीन मूवी की तरह चल रहा था। सैकड़ों एम्प्लॉइज पैनिक में अपने ब्लैक स्क्रीन्स को घूर रहे होंगे। कस्टमर
सर्विस डिपार्टमेंट के फोन्स लगातार बज रहे होंगे, हर कॉल किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो रहा होगा। सेल्स डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट डेटा रिट्रीव नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए क्लाइंट्स के सामने सिर तक नहीं उठा पा रहे होंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी का कैपिटल फ्लो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा होगा। पूरी कंपनी लिटरली फ्रीज हो चुकी थी और प्रेसिडेंट ऑफिस में जाओ हाओयू का चेहरा शायद पहली बार इतना बदसूरत दिख रहा होगा। वो गुस्से में पागल शेर की तरह जांगली पर चिल्ला रहा होगा, यही कहा था ना तुमने कहा था लिंगजो रिप्लेसेबल है। और जांगली कांपती आवाज में बोल रहा होगा, मिस्टर झाओ। मुझे सच में नहीं पता था, उसने कभी बताया ही नहीं। आखिरकार जाओ हाओयू ने खुद मुझे कॉल करना शुरू किया। जब मेरे फोन स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश हुआ तो मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर मैंने शॉर्टकट की दबाकर कॉल रिजेक्ट कर दिया। मैं चाहता था वो वही फील करे जो एक इंसान हेल्पलेस होकर महसूस करता है। उसने नंबर बदला, असिस्टेंट के फोन से कॉल आया, फिर फ्रंट डेस्क से, फिर प्राइवेट लाइन से। मैसेजेस भी लगातार आते रहे। शुरुआत में टोन ऑर्डर्स वाली थी, लिंगजो तुरंत वापस कॉल करो, कंपनी को अर्जेंट नीड है। लेकिन धीरे धीरे वही मैसेजेस रिक्वेस्ट में बदल गए, लिंगजो वापस आ जाओ, हम बैठकर बात करेंगे, चाइल्डिश मत बनो। और फिर आखिर में थ्रेट्स शुरू हो गए, तुम कमर्शियल ब्लैकमेल कर रहे हो, कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट तुमसे कांटेक्ट करेगा, ये क्राइम है। लेकिन उन वर्ड्स का अब मुझ पर कोई असर नहीं था। मैं आराम से वापस अपने छोटे वुडन हाउस में लौट आया। किचन में जाकर मैंने खुद के लिए 2 गोल्डन फ्राइड एग्स बनाए, टोस्ट तैयार किया और एक ग्लास मिल्क लिया। फिर प्लेट उठाकर गार्डन में चला गया। मेरे सामने ब्लू लेक थी, दूर सफेद माउंटेन्स चमक रहे थे और हल्की हवा ग्रास को हिला रही थी। मैंने उस पीसफुल मोमेंट की एक फोटो ली, फिर वी चैट खोला जो नोटिफिकेशन से लगभग क्रैश होने वाला था। मैंने अपनी ब्रेकफास्ट और सीनरी वाली तस्वीर अपलोड की और कैप्शन लिखा, न्यू लाइफ। उस पोस्ट को मैंने स्पेशली ऐसा सेट किया कि मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स उसे ना देख सकें, लेकिन ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी का हर एम्प्लॉय उसे देख पाए। पोस्ट अपलोड करते ही मैंने फोन साइड में रख दिया, प्लेट से एग का एक टुकड़ा काटा और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगा, जैसे हजारों माइल्स दूर जलती हुई उस कंपनी की आग मेरे लिए किसी फायरवर्क्स शो से कम ना हो। उस वक्त मैं बिल्कुल किसी ठंडे दिमाग वाले कैपिटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। दूर कहीं ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी की पूरी मैनेजमेंट पैनिक में पसीना बहा रही थी और यहाँ न्यूजीलैंड की शांत हवा में बैठा मैं बस मुस्कुरा रहा था। गेम अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार रूल्स किसी कंपनी या बॉस ने नहीं, मैंने बनाए थे। जैसे ही मैंने न्यू लाइफ वाला वी चैट पोस्ट अपलोड किया, वैसा लगा जैसे उबलते हुए तेल में किसी ने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया हो। पूरी कंपनी लिटरली एक्सप्लोड हो गई। फोन की वाइब्रेशन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो हाओयू के कॉल्स और भी एग्रेसिव हो गए थे, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि उसके सारे नंबर्स मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। तब उसने दूसरी चालें चलनी शुरू की। सबसे पहला फोन उसने मेरे पेरेंट्स के घर लगाया। कुछ देर बाद मेरी माँ का घबराया हुआ कॉल आया। उनकी आवाज कांप रही थी, जो ये क्या हो रहा है? तुम्हारी कंपनी के बॉस का फोन आया था, वो कह रहे थे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तुम तुरंत वापस जाओ। मैंने खुद को काम रखते हुए कहा, मॉम टेंशन मत लो, मैं रिजाइन कर चुका हूँ, अब मैं अब्रॉड हूँ और यहाँ सब ठीक है। वो बस मेरे पुराने बॉस हैं, थोड़ा डिस्प्यूट हुआ है, मैं हैंडल कर लूंगा, आप उनका कोई भी फोन मत उठाना। कॉल कट होते ही मेरी आंखों में ठंडापन उतर आया। मैंने धीरे से खुद से कहा, जो हाउ यू, मेरे फैमिली तक पहुंचने की हिम्मत की है तुमने, ये बात मैं याद रखूंगा। उधर जांगली भी शांत नहीं बैठा था। ना जाने कहां से उसने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉन्टैक्ट निकाल लिया और इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। मेरी एक्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें जांगली की वॉइस मैसेज थी। वो बनावटी सॉफ्ट टोन में बोल रहा था, लिंगसो बहुत अच्छा लड़का है, बस थोड़ा इमोशनल हो गया है, तुम उसे समझाओ अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय मत करे। मेरी एक्स ने उस मैसेज का सिर्फ एक बड़ा लाल क्वेश्चन मार्क भेजकर रिप्लाई कर दिया। वो देखकर मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। आखिरकार जाओ हाउ यू ने अपने कनेक्शंस यूज करके मेरा न्यूजीलैंड वाला नया नंबर भी ढूंढ निकाला। उस वक्त मैं झील के किनारे फिशिंग कर रहा था। फोन स्क्रीन पर अननोन इंटरनेशनल कॉल चमक रहा था। मैं समझ गया, इस बार खुद जाओ हाउ यू है। मैंने पहली बार उसका कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसकी भारी आवाज आई, लिंग जाओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? मनी, पोजीशन, जो प्राइस बोलोगे दूंगा। मैंने फिशिंग रॉड संभालते हुए आराम से कहा, मिस्टर जाओ, इतना जोर से मत बोलिए, मेरी फिश डर जाएगी। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर उसने जल्दी से कहा, 1 मिलियन ईयरली सैलरी और टेक्निकल डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर पोजीशन और जो प्रोजेक्ट बोनस पहले देना था उसका डबल, बस अभी वापस आ जाओ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, 1 मिलियन सुनने में बहुत बड़ा लगता है मिस्टर चाओ, लेकिन मैंने जो हाउस बेचा है उसकी रकम इससे कहीं ज्यादा है। उसके जवाब देने से पहले ही मैंने कॉल काट दिया। कुछ देर बाद वंग यांग का फिर मैसेज आया। इस बार टेक्स्ट छोटा था, लेकिन हर लाइन बॉम्ब की तरह थी। पहला, कंपनी का स्टॉक आज मार्केट खुलते ही 5 पॉइंट्स नीचे गिर गया। दूसरा, कई बड़े क्लाइंट्स ने मिलकर लॉयर नोटिस भेज दिया। तीसरा, ब्रीच कॉम्पेंसेशन अमाउंट अब 9 डिजिट्स तक पहुंच सकता है। और चौथा, मिस्टर झाओ ने जो टॉप हैकर्स हायर किए थे उन्होंने पूरी रात फंगस ऑफ फायरवॉल स्टडी किया। उनकी फाइनल रिपोर्ट है कि सिस्टम का डिफेंस लॉजिक सेल्फ कंटेन्ड है। अगर फिजिकल सर्वर डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो इसे बाहर से क्रैक करना इम्पॉसिबल है। मैंने मैसेज पढ़कर फोन साइड में रख दिया। सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने इमेजिन किया था। तभी फिर फोन बजा। इस बार भी जाओ हाउ यू था, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। ना गुस्सा, ना एरोगेंस, ना थ्रेट, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान जो डेड एंड तक पहुंच चुका था। वो धीरे से बोला, लिंगोंग, जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मैं पर्सनली अपोलोजाइज करता हूँ। प्लीज वापस आ जाओ और कंपनी
कंपनी को बचा लो, कंडीशंस तुम डिसाइड करो, जो मैं कर सकता हूँ सब दूंगा। मैंने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, सच में एनीथिंग? वो तुरंत बोला, हाँ एनीथिंग। मैंने शांत आवाज में कहा, तो मुझे सोचने दो, मैं जल्दी में नहीं हूँ। असल में यही मैं चाहता था। वो जितना हेल्पलेस फील करेगा उतना ही धीरे धीरे उसका एरोगेंस टूटेगा। मैं चाहता था कि वो उसी तरह तड़पे जैसे गर्म तवे पर फंसी छींटी तड़पती है। उस शाम मैं अपनी पकड़ी हुई बड़ी लाल फिश वापस वुडन हाउस ले आया। मैंने पूरा फिश फीस्ट बनाया, फ्राइड फिश, फिश सूप और रॉ फिश स्लाइसेस। फिर खुद के लिए न्यूजीलैंड व्हाइट वाइन का ग्लास डाला और गार्डन में बैठकर आराम से खाना खाने लगा। सामने ब्यूटीफुल सीनरी थी, ठंडी हवा थी और दूर चाइना में एक कंपनी धीरे धीरे कोलैप्स हो रही थी। उधर वांग यांग मुझे वीचैट पर लाइव अपडेट्स भेज रहा था। ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर्स के प्रेसिडेंट ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। जाओ हाओयू का गुस्सा अब पूरी तरह झांगली पर फूट चुका था। वो टेबल पर हाथ मारकर चिल्ला रहा था, तुमने कहा था लिंगजो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने कहा था टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो सकती है, ईयर एंड बोनस बचाने के लिए तुमने उसे फोर्स करके निकाल दिया। अब कंपनी खत्म होने वाली है, सब कॉन्ट्रैक्ट्स टूटने वाले हैं, अब खुश हो? जांग ली उस इमरजेंसी मीटिंग में खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो घबराई हुई आवाज में जाहो हाओयू से बोला, मिस्टर जाहो, इसमें मेरी क्या गलती है? लिंगजो का दिमाग ही छोटा था, सिर्फ $1 ईयर एंड बोनस की वजह से रिजाइन कर गया। मैं तो बस कंपनी के लिए कॉस्ट सेव करना चाहता था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जाओ हाओयू गुस्से से धाड़ पड़ा। कॉस्ट सेव? तुम्हें लगता है ये कॉस्ट सेविंग है? कंपनी बर्बाद होने वाली है। उसने टेबल पर हाथ मारा और चीखा, आज से तुम सस्पेंडेड हो, गेट आउट। उस पल जांग ली का पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया। वो ऑलमोस्ट लड़खड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही उसने सबसे पहला काम किया, मुझे वी चैट पर लगातार 60 सेकंड वाले वॉइस मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। एक के बाद एक दर्जनों मैसेजेस। अगर कोई आउटसाइडर सुनता तो उसे लगता किसी इमोशनल ड्रामा सीरीज का क्लाइमैक्स चल रहा है। शुरुआत में जांग ली गुस्से में मुझे गालियां दे रहा था, लिंग्स हो तू व्हाइट आइड वुल्फ है, कंपनी ने तुझे बनाया और तूने यही किया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा तो उसकी आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। गुस्सा रोने में बदल गया। लिंगजो प्लीज जांगली की बात सुन ले, कंपनी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैंने आराम से ग्रिल्ड फिश का आखिरी टुकड़ा खाया और फिर क्वाइटली लैपटॉप खोल लिया। मैंने उसके सारे वॉइस मैसेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर उन्हें अलग अलग फॉर्मेट में अरेंज करके एक ही बार में जाओ हाओयू को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद दूसरी तरफ पूरी साइलेंस छा गई। लेकिन जाओ हाओयू बेवकूफ नहीं था। वो समझ गया था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं उसे साफ मैसेज दे रहा कि मैं अब वो एम्प्लॉई नहीं हूँ जिसे वो लोग कभी भी इंसल्ट कर दें, दबा दें या जांगली जैसे लोग अपने पैरों तले कुचल दें। उनकी इंटरनल डॉग फाइट अब मेरे लिए बस एक चीप ड्रामा थी और ये ड्रामा अब अपने अंतिम सीन की तरफ बढ़ रहा था। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैंने खुद जाओ हाओयू को फोन किया। फोन पहली रिंग में ही उठ गया, जैसे वो पूरी रात उसी इंतजार में बैठा हो। मैंने शांत आवाज में कहा, मिस्टर जाओ, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, अब आपने सोचा क्या? दूसरी तरफ उसकी आवाज बेहद थकी हुई थी। सिर्फ 2 दिनों में वो आदमी जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया था। उसके पीछे ऑफिस का माहौल भी किसी टूटे हुए वुल्फ डैन जैसा लग रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, लिंगजो बस कंपनी को बचा लो, जो मांगोगे दूंगा। मैं कुर्सी पर पीछे झुककर मुस्कुराया। गुड, अब बात करते हैं, मैंने ठंडी आवाज में कहा। सबसे पहले पैसा सिर्फ शुरुआत है। दूसरा, तुम और जांग ली पूरी कंपनी के सामने पब्लिक लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे। दूसरी तरफ साइलेंस छा गया। मैंने आगे कहा, लाइव ब्रॉडकास्ट में तुम दोनों पब्लिकली अपोलोजाइज करोगे उस $1 एनुअल बोनस के लिए जिससे तुम लोगों ने मुझे इंसल्ट किया था। स्पीच मैं खुद लिखूंगा, तुम्हारा काम सिर्फ कैमरा के सामने खड़े होकर उसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होगा। कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आती रही। फिर जाओ हाओयू ने टूटी हुई आवाज में कहा, ठीक है, मैं सब मानता हूँ। अगली सुबह ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी के ओए सिस्टम पर कंपनी हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। वांग यांग ने तुरंत मुझे उसका लिंक भेज दिया। मैं न्यूजीलैंड के अपने गार्डन में कॉफी लेकर बैठा था और लैपटॉप स्क्रीन पर वो सीन देख रहा था। कैमरा के सामने जो हाओयू और झांग ली साथ खड़े थे। दोनों के चेहरे ऐसे लग रहे थे मैंने अपना एनक्रिप्टेड प्राइवेट चैनल खोला और फंगजो सिस्टम के हिडन सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। स्क्रीन पर कोड की लाइंस तेजी से फ्लो होने लगी। मैंने एक टेम्पोरेरी पासवर्ड स्ट्रिंग इनपुट की। अगले ही सेकंड वांग यांग का वी चैट कॉल आ गया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। जोगे, हो गया, सिस्टम वापस ऑन हो गया, सारे कंप्यूटर स्क्रीन फिर से चालू हो गए। मैंने बस हल्की सी हम की आवाज निकाली, फिर शांत टोन में कहा, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी अनलॉक है। दूसरी तरफ अचानक साइलेंस छा गया। मैंने आगे कहा, 72 आवर्स बाद अगर नया इंस्ट्रक्शन नहीं मिला तो सिस्टम फिर से लॉक हो जाएगा और इस बार सिर्फ लॉक नहीं, परमानेंट डेटा डिस्ट्रक्शन होगा। मैं बेहद शांत आवाज में एक क्रूल ट्रूथ एक्सप्लेन कर रहा था। जाओ हाओयू को लगा था कि मनी ट्रांसफर करके प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन वो अभी भी सिचुएशन की डेप्थ नहीं समझ पाया था। मैंने वांग यांग का कॉल कट किया और तुरंत लैपटॉप पर नया ईमेल टाइप करना शुरू कर दिया। रिसीवर जो हाओयू, सब्जेक्ट लाइन थी फंगजो सिस्टम ऑल राइट्स फॉलो अप डिस्कशन। मेल बहुत शॉर्ट था, मिस्टर जाओ 30 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये पेमेंट सिर्फ 72 आवर टेम्पोरेरी अनलॉक के लिए थी। अब बात करते हैं फंगजो सिस्टम की असली ओनरशिप की। उस मेल के साथ मैंने एक पीडीएफ अटैचमेंट भी भेजी। उस पीडीएफ के अंदर था फंगजो कोर एल्गोरिदम का इंटरनेशनल पेटेंट सर्टिफिकेट, पेटेंट होल्डर के नाम पर
पर साफ लिखा था लिंजू एप्लीकेशन डेट, 1 साल पुरानी। यानी जब मैं ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी में फंगजाओ बना रहा था, उसी दौरान मैंने क्वाइटली उसके सबसे इंपॉर्टेंट कोर एल्गोरिदम को अपने पर्सनल नेम पर इंटरनेशनल पैटेंट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करा दिया। पूरी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैंने किसी के लिए एक शानदार बिल्डिंग बनाई हो, लेकिन जिस जमीन पर बिल्डिंग खड़ी थी वो जमीन मेरी ओन प्रॉपर्टी हो। पहले मैंने कभी इस वेपन को यूज करने का सोचा भी नहीं था, लेकिन अब उन्होंने खुद मुझे इस लेवल तक पुश किया था। ईमेल सेंड करने के 1 मिनट बाद ही जाओ हाउ यू का फोन आ गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में हेल्पलेसनेस नहीं थी, सिर्फ पागल कर देने वाला रेज था। वो ऑलमोस्ट चीखते हुए बोला, लिंगजो तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हद पार मत करो, ये सिस्टम कंपनी के दौरान डेवलप हुआ था, ये कंपनी एसेट है। मैंने बेहद काल्म आवाज में कहा, नो मिस्टर जाओ, आप गलत हैं। मैं कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्ट और रेलेवेंट लीगल क्लॉजेस के अकॉर्डिंग जॉब रिलेटेड इन्वेंशन डिक्लेयर होने के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, और जब मैं फांगजो डेवलप कर रहा था मैंने जानबूझकर उन सभी कंडीशंस को अवॉइड किया। इसलिए टेक्निकली कंपनी के पास सिर्फ सिस्टम का यूसेज राइट है, ऑनरशिप नहीं। कुछ सेकंड्स तक दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज आती रही। फिर मैंने आखिरी वार किया, लेकिन मैं अनरीजनेबल इंसान नहीं हूं मिस्टर जाओ, मैं फंगजो सिस्टम के सारे राइट्स आपकी कंपनी को ट्रांसफर कर सकता हूं। उसने तुरंत पूछा, प्राइस क्या है? मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से कहा, $1। दूसरी तरफ साइलेंस जम गया। मैंने उसी शांत आवाज में आगे कहा, एग्जैक्टली वही अमाउंट जो आपने मुझे ईयर एंड बोनस में दिया था। उसकी सांसें और हैवी हो गई। मैंने आगे कहा, ऑप्शन सिंपल है, या तो आप ऑफिशियली $1 देकर फंगजो के सारे राइट्स खरीद लो और हम लीगल ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन करेंगे, या फिर 72 आवर्स बाद सिस्टम फाइनल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और सारे सर्वर हार्ड ड्राइव्स फॉर्मेट होकर परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मैं कुछ सेकंड रुका, फिर आखिरी लाइन बोली, और हाँ याद रखिए, मैं इस कोर एल्गोरिदम का लीगल ओनर हूं। अपने पर्सनल एसेट को डिस्ट्रॉय करना इलीगल नहीं कहलाता, इसे लॉ में एसेट डिस्पोजल कहते हैं। उस पल जाओ हाउ यू पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे फाइनली समझ आया कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। उस $1 एनुअल बोनस से लेकर मेरा शांत रेजिग्नेशन, मेरा परफेक्ट हैंडओवर, मेरा बिना पैनिक किए अब्रॉड जाना, हर स्टेप पहले से प्लान था। उसे लगा था उसने सिर्फ एक ऑनेस्ट प्रोग्रामर को निकाल दिया है, लेकिन असल में उसने एक ऐसे डेविल को प्रोवोक कर दिया था जिसकी कीमत वो कभी चुका नहीं सकता था। मैं सोच रहा था कि अब या तो जाओ हाउ यू साइलेंस में कोलैप्स करेगा या पूरी तरह सरेंडर, लेकिन तभी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया जिसने मेरी रिदम तोड़ दी। फोन पर एक अनफैमिलियर डोमेस्टिक नंबर फ्लैश हो रहा था, लेकिन एक नजर में ही मुझे एहसास हो गया ये जाओ हाउ यू का आदमी नहीं है। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ काल्म और मेच्योर आवाज आई, मिस्टर लिन, मैं कीमिंग टेक्नोलॉजी का सीईओ ली किमिंग बोल रहा हूँ। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी के साथ जो कुछ हुआ हमने सब सुना है। हमारी टेक्निकल टीम ने फंगजो सिस्टम पर साइड रिसर्च किया और ऑनेस्टली हम शॉक्ड रह गए। आप एम्प्लॉय बनकर इंसल्ट नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोला। वो आगे बोला, हम आपको काइमिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइन करने का इन्विटेशन देना चाहते हैं, लेकिन एम्प्लॉय की तरह नहीं, पार्टनर की तरह। उसकी ये लाइन सुनकर मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ कोडर नहीं बल्कि क्रिएटर की तरह ट्रीट किया था। ली किमिंग सिर्फ कोई ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं था। उसकी बातों के पीछे साफ दिख रहा था कि वो मुझे हायर नहीं करना चाहता। वो मुझे समझ चुका था। वो फंगजो सिस्टम की असली वैल्यू जानता था, और शायद उसी के साथ मुझे भी। उसने जो कंडीशंस दी थी वो ऑलमोस्ट मेरी हर जरूरत को परफेक्टली मैच करती थी। कंप्लीट फ्रीडम, फाइनेंशियल सपोर्ट और एक पावरफुल बैकिंग। पहली बार मुझे लगा कि शायद कहीं ऐसी जगह भी है जहां टैलेंट को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस बात का था कि ये खबर जाओ हाउ यू तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। शायद ली किमिंग ने जानबूझकर रूमर लीक किया था ताकि प्रेशर बढ़े और ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी को आखिरी चोट लगे। जो भी हो, ली किमिंग का कॉल खत्म होने के 10 मिनट बाद ही वांग यांग का इमरजेंसी मैसेज आ गया। उसने लिखा, जो हाउ यू पागल हो गया है, उसने ऑफिस में जो हाथ आया सब तोड़ दिया। अभी इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। लगता है चीमिंग टेक्नोलॉजी के खिलाफ स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही है। मैंने फोन स्क्रीन को कुछ सेकंड्स तक देखा और हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि जाओ हाउ यू किसी से ज्यादा अच्छी तरह ये जानता था कि अगर फंगजो सिस्टम राइवल कंपनी क्यूमिंग टेक्नोलॉजी के हाथों में चला गया तो ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी सिर्फ टेम्परेरी क्रिपल नहीं होगी, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। क्यामिंग टेक्नोलॉजी फंगजो की फाउंडेशन यूज करके कुछ ही महीनों में उससे भी पावरफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती थी, और तब मार्केट में ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी का नाम मिटने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैंने आखिरकार ला किमिंग को छोटा सा रिप्लाई भेजा, मिस्टर ली, आपकी अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। आपकी कंडीशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोचकर जवाब दूंगा। मैंने जानबूझकर फाइनल आंसर नहीं दिया, क्योंकि अभी गेम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उधर जो हाउ यू ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का सारा गुस्सा जांग ली पर निकाल दिया। ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ और जांग ली को कंपनी से फायर कर दिया गया। लीगल डिपार्टमेंट ने उसे मेजर वर्क नेग्लिजेंस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया और कंपनी लॉसेस के कॉम्पेंसेशन का नोटिस भी भेज दिया। जिस औरत ने पूरी जिंदगी दूसरों को इस्तेमाल किया था, उसे आखिर में उसी कंपनी ने सबसे पहले बाहर फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी जॉब पोजीशन और रेप्यूटेशन खोने के बाद जांग ली ने सबसे नीच हरकत, उसने समहाउ मेरे होम टाउन का एड्रेस ढूंढ लिया और सीधे
मेरे पेरेंट्स के घर पहुंच गई। उस दिन मैं न्यूजीलैंड में बैठा स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा से अपने पेरेंट्स का हाल देख रहा था। मैं वीडियो कॉल करने ही वाला था कि कैमरा स्क्रीन में अचानक झांगली दिखाई दी। वो मेरे घर के बाहर घुटनों के बल बैठी थी। दरवाजा खुलते ही उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, मेकअप पूरी तरह खराब हो चुका था और उसका चेहरा किसी डिसेंट डायरेक्टर का नहीं बल्कि किसी टूट चुकी औरत का लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चालाकी थी। वो मेरे पेरेंट्स के सामने खुद को विक्टिम दिखाने लगी। रोते हुए बोली, अंकल आंटी प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये सब लिंगजो की वजह से हुआ है। वो बहुत नैरो माइंडेड है। मैंने बस उसे थोड़ा समझाया था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए पूरा कंपनी ट्रैप में फंसा दिया। अब मिस्टर जाओ मुझे फायर कर रहे हैं, मुझसे मिलियंस का कंपेंसेशन मांगा जा रहा है, मेरे ऊपर मॉर्गेज है, मुझे बच्चे को पालना है, प्लीज उसे समझाइए कंपनी को छोड़ दे वरना वो जेल चली जाएगी। वो रो भी रही थी, हंस भी रही थी और इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग कर रही थी कि मेरे सिंपल पेरेंट्स सच में डर गए। मेरी माँ घबराकर उसे पानी देने लगी, लेकिन मैं स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठा उसका असली चेहरा साफ देख रहा था। उसकी हर बात मुझे और ठंडा बना रही थी। मैंने तुरंत उसे कॉल नहीं किया, मैंने सीधे सिक्योरिटी कैमरा का रिमोट वॉइस बटन दबाया। अचानक घर के बाहर स्पीकर से मेरी आवाज गूंजी, ठंडी, इमोशनलेस और शार्प। डायरेक्टर जांग, याद है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो मैंने 3 रात जागकर लिखा था और मीटिंग में आपने उसे अपना अचीवमेंट बता दिया था? जांग ली अचानक जम गई। मैंने बिना रुके आगे कहा, याद है जब आपने मेरा प्रोजेक्ट बोनस काटकर अपने यूजलेस रिलेटिव की सैलरी भर दी थी, तब आपको कर्मा याद नहीं आया? मेरी आवाज और धीमी हो गई। पूरे डिपार्टमेंट के सामने आपने मेरी मेहनत को वर्थलेस कहा था, मुझे पीयूए किया था, तब आपने नहीं सोचा था कि एक दिन विंड डायरेक्शन बदल जाएगी? मेरे पेरेंट्स शॉक में खड़े थे और जांगली का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ता जा रहा था। मैंने आखिरी लाइन बोली, अब अपने फेक टीयर्स और लाइज लेकर मेरे घर से निकल जाओ, मैं इस कैमरा में तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी जिसे सुनकर जांगली पूरी तरह टूट गई। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई हो। वो कुछ सेकंड्स तक जमीन पर बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा शर्म, गुस्से और ह्यूमिलिएशन से भरा हुआ था, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। मैं सिक्योरिटी कैमरा की स्क्रीन पर जांगली को धीरे धीरे कॉरिडोर के आखिर में गायब होते हुए देखता रहा। मेरी आंखों में ना गुस्सा था, ना सैटिस्फैक्शन, बस एक ठंडी शांति। उस पल जाओ हाओयू को भी आखिरकार एक बात पूरी तरह समझ आ गई थी। मैं लिन जाओ अब कभी सॉफ्ट हार्टेड नहीं होने वाला था। ना इमोशन, ड्रामा, ना फैमिली प्रेशर, ना मॉरल किडनैपिंग। अब कोई भी चीज मुझ पर काम नहीं कर सकती थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी दिन टूट गई। 72 आवर्स के काउंटडाउन में अब सिर्फ आखिरी 3 घंटे बचे थे। उसी समय मेरे न्यूजीलैंड वाले लॉयर टीम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ऑफिशियल कॉल आया। दूसरी तरफ से फांगझो सिस्टम के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर अग्रीमेंट का फाइनल ड्राफ्ट भेजा गया। मेरे लॉयर्स कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, वो न्यूजीलैंड की टॉप कमर्शियल लॉ फर्म थी। उन्होंने अगले 2 घंटे अग्रीमेंट की हर लाइन, हर क्लॉज और हर हिडन वर्डिंग को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक किया। कहीं कोई लीगल ट्रैप ना हो, कोई हिडन टेक्स्ट गेम ना हो, सब कुछ परफेक्टली वेरीफाई किया गया। जब फाइनली सब क्लियर हो गया, तब आखिरी वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। लैपटॉप स्क्रीन पर 4 विंडोज खुली थी। एक तरफ जाओ हाओयू और उसकी लॉयर टीम, दूसरी तरफ मेरी लॉयर्स और बीच में मैं। कॉन्फ्रेंस कनेक्ट होते ही पूरा माहौल किसी कोर्ट रूम जैसा हैवी लगने लगा। स्क्रीन पर झाओ हाओयू मेन सीट पर बैठा था, लेकिन अब वो पहले वाला एरोगेंट प्रेसिडेंट नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं, चेहरा पीला पड़ गया था और पूरा इंसान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सोल निकाल ली हो। वो बिल्कुल चुप बैठा था, जैसे किसी क्रीमेशन से पहले रखा हुआ स्टैचू। मीटिंग ऑफिशियली शुरू हुई। दोनों साइड्स के लॉयर्स फाइनल अग्रीमेंट कंफर्म कर रहे थे। कुछ मिनट्स बाद साइनिंग प्रोसेस शुरू होने वाली थी। तभी अचानक झाओ हाओयू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें स्क्रीन पार करके सीधे मेरे चेहरे पर आकर रुकीं। कुछ सेकंड्स तक वो मुझे देखता रहा, फिर बेहद भारी और टूटी हुई आवाज में बोला, लिनजो तुम जीत गए। मैंने उसे बिना एक्सप्रेशन के देखा और शांत आवाज में कहा, मैं कभी जीतना नहीं चाहता था, मैंने सिर्फ वो वापस लिया है जो हमेशा से मेरा था, और साथ में वो रिस्पेक्ट जिसे तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया था। मेरी बात सुनकर झाओ हाओयू हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में सिर्फ बिटरनेस और रिग्रेट था। शायद वो सोच रहा था, अगर उस दिन उसने मुझे इंसल्ट ना किया होता, अगर थोड़े से ज्यादा पैसे दे दिए होते, अगर जंगली को रोका होता, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस दुनिया में इफ नाम की कोई चीज नहीं होती। दोनों लॉयर टीम्स की मौजूदगी में झाओ हाओयू ने कांपते हाथों से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पेन उठाया। उसके सामने अग्रीमेंट खुला हुआ था। टाइटल साफ लिखा था, ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर अग्रीमेंट ऑफ फांगझो सिस्टम। ट्रांसफर अमाउंट वाली लाइन पर साफ लिखा था 1 RMB। कुछ सेकंड्स तक झाओ हाओयू उस अमाउंट को घूरता रहा, फिर आखिरकार उसने अपना नाम साइन कर दिया। उसी पल अग्रीमेंट लीगली इफेक्टिव हो गया। मैंने बिना कुछ बोले अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला। सभी लोगों के सामने मैंने ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी के कंपनी अकाउंट नंबर में ट्रांसफर ऑप्शन खोला। अमाउंट में 1 टाइप किया। रिमार्क वाले सेक्शन में मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे, परचेस पेमेंट। फिर मैंने कंफर्म बटन दबा दिया। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मैंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया और मीटिंग स्क्रीन पर सबको दिखा दिया। पूरी कॉन्फ्रेंस में कुछ सेकंड्स के लिए डेडली साइलेंस छा गया। 1 युआन, बस 1 युआन। ठीक उसी तरीके से जिस तरह उन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया था, मैंने उन्हें खत्म कर दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एरोगेंस ऑफ कैपिटल के चेहरे पर मारा गया सबसे लाउड स्लैप था। झाओ हाओयू
यू उस स्क्रीनशॉट को देखता रहा। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें अचानक हैवी हो गईं। फिर अगले ही पल उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ गिर पड़ा। वीडियो स्क्रीन में केओस मच गया। लोग भागते हुए दिखाई दिए। किसी ने चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाने को कहा। कैमरा हिलने लगा, लेकिन मैं बस शांत रह बैठा रहा, क्योंकि उस पल मुझे समझ आ चुका था कि शायद झाओ हाओयू फिजिकली नहीं मरा, लेकिन उसने अपनी ही बनाई हुई ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी को अपने हाथों से जरूर दफना दिया था।